हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पुट्टा स्वामीवाद और निजता के अधिकार के बारे में संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। यूं तो पुट्टा स्वामीवाद 2017 का है, लेकिन ये अभी फिर से चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में जस्टिस KS पुट्टा स्वामी का निधन हुआ है और ये मुख्य याचिकाकर्ता थे निजता के अधिकार को लेके। ध्यान रखिएगा, इनकी याचिका के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पे मान्यता दी थी। यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन आधारों पर KS पुट्टा स्वामी जी ने निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट के तौर पे स्थापित करने की याचिका दायर की थी। सबसे पहले यदि हम देखें तो इन्होंने रिट याचिका दायर कर आधार की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। आधार में लोगों के पर्सनल डेटाज इकट्ठे किए जा रहे थे, जिसमें हम बायोमेट्रिक्स की बात कर सकते हैं, फेस स्कैन की बात कर सकते हैं, और इनको एक जगह कलेक्ट करने की बात थी। तो इससे लोगों के निजता के यानी प्राइवेसी का जो एक फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो सकता था। तो इस बेस पे उन्होंने आधार की संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती दी और याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पिछले कुछ निर्णयों में, सभी निर्णयों में नहीं लेकिन पिछले कुछ निर्णयों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और आधार प्रक्रिया इस आधार का उल्लंघन करती है। यानी यदि लोगों के जो पर्सनल डेटाज इनका दुरुपयोग होता है तो ये कहीं ना कहीं लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि व्यक्ति की निजता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। यानी इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो अभिन्न अंग है आर्टिकल 21 का, अतः निजता के अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। और भाग 3 में निहित अन्य अधिकारों के साथ साथ लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वो इस अधिकार की भी रक्षा करे। यानी क्लियरली कहीं ना कहीं इस याचिका का पूरा आधार ही ये था कि निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट के तौर पे संरक्षित किया जाए। और आपको पता है, जैसे ही कोई भी अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पे संरक्षित होता है तो फिर आर्टिकल 32 के तहत उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत भी होती है और उसको पर्याप्त संरक्षण भी दिया जाता है। वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए, और डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा। तो ये था इस याचिका का तर्क। यहां पे वो बिंदु जिस पे न्यायालय को विचार करना था। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। भले ही संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पे निजता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था, और पिछले निर्णयों में यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को पूर्णतः मौलिक अधिकार घोषित करने से परहेज किया था। इसलिए न्यायालय को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि क्या पिछले निर्णयों में व्यक्त किया गया जो दृष्टिकोण है वो सही संवैधानिक दृष्टिकोण था या फिर उसमें परिवर्तन करने की जरूरत थी। अर्थात जो निजता का अधिकार है उसे एक फंडामेंटल राइट बनाने की जरूरत थी। इसी पूरे मुद्दे को देखते हुए 2017 में वर्डिक्ट आता है जिसे हम KS पुट्टा स्वामीवाद के नाम से भी जानते हैं। और इस वाद में स्पष्ट तौर पे न्यायालय ने कह दिया, न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया जिसमें यह कह दिया गया कि आर्टिकल 21 से प्राप्त निजता के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार अंतर्निहित है। और यहां पे न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रौद्योगिकी के युग में गोपनीयता संबंधी चिंताएं राज्य तथा गैर राज्य दोनों संस्थाओं की तो ओर से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में गोपनीयता के उल्लंघन का दावा दोनों के विरुद्ध हो सकता है, राज्य के विरुद्ध भी और नागरिकों के विरुद्ध भी। यहां पे न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पिछले कई वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच सहमति के कारण आर्टिकल 21 का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 21 के अंतर्गत अनेक अधिकार शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो आर्टिकल 21 है वो विधि की उचित प्रक्रिया की तरफ अग्रसित होता है और समय समय पे आर्टिकल 21 के दायरे का यानी गरिमा में पूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे का निरंतर विस्तार हुआ है। इसमें समय समय पे अधिक से अधिक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, हथकड़ी
न लगाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। तो इस तरीके के काफी सारे अधिकारों को इस आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। यानी कहीं ना कहीं गरिमामय पूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का निरंतर विस्तार हो रहा है। यदि इस वर्डिक्ट की बात करें तो इस वर्डिक्ट में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और जैसे ही फंडामेंटल राइट अधिकार वो बना तो इस अधिकार को वो सारे संरक्षण मिलेंगे जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त है। ऐसे में यदि हम बात करें इस वर्डिक्ट का क्या महत्व था, इसने देश में गोपनीयता न्याय शास्त्र की आधारशिला रखी और कहा कि गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा है ना। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि गोपनीयता को केवल शारीरिक अतिक्रमण के विरुद्ध संकीर्ण अधिकार के तौर पे मान्यता नहीं दी गई, बल्कि इसमें शरीर और मन को भी सम्मिलित अधिकार के तौर पे समझा गया। यानी हमें स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाता है ये गोपनीयता का अधिकार, मानवीय गरिमा और स्वायत्तता से गहराई से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से एक व्यापक व्याख्या की गई निजता के अधिकार की, और दैनिक जीवन में गोपनीयता को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने जीवन की गतिविधियों को प्राइवेट रखना चाहता है, उदाहरण के तौर पे चाहे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य हो, जीवन साथी का चयन हो, तथा व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण के संबंध में पूरी की पूरी व्यवस्था हो। तो यहाँ पे गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में केंद्रीय होती है। ऐसे में गोपनीयता को एक फंडामेंटल राइट बनाना एक क्रांतिकारी, या हम ये कहें कि समय के अनुसार एक सही कदम समझा जा सकता है। यहाँ पे 2017 के वर्डिक्ट के बाद, यानी जब से निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, तब से काफी सारे फैसलों पर इस 2017 के पुट्टा स्वामीवाद का असर देखा गया। इसका सबसे सीधा असर दिखता है 2018 के नवतेज सिंह जोहर वाद में, जिसमें निजता के अधिकार से जोड़ते हुए ये डिसीजन दे दिया गया कि समलैंगिकों का सहमति से बना जो यौन संबंध है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, है ना। पहले ये अपराध माना जाता था, लेकिन इनकी निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया और ये कहा गया कि यदि वयस्कों के मध्य सहमति से यौन संबंध बनते हैं तो वो अब अपराध की श्रेणी से बाहर होंगे। कह सकते हैं कि निजता के अधिकार का कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि विभिन्न धर्मों और जातियों में विवाह करने का वयस्कों का अधिकार, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में वयस्कों के धार्मिक और जातिगत आधारों से परे विवाह करने के अधिकार की पुष्टि की है, तथा ऐसे अधिकारों को स्वायत्तता और आत्ममान्यता से जोड़ा है। यानी निजता के अधिकार में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भी शामिल किया गया। और यहां पे हम ये कह सकते हैं, अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये जो निजता का अधिकार है ये निर्बाध है, या इस पे कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी पुट्टा स्वामीवाद में कुछ निर्बंधनों की भी बात की थी, कुछ युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है उनकी भी बात की थी। अर्थात जो निजता का अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, राज्य उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसके कुछ आधार दिए थे। सबसे पहला, राज्य की जो कार्यवाही होगी वो कानून द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, यानी जो प्रतिबंध लग रहा है वो कानून के आधार पे ही लग सकता है। दूसरा, वैध उद्देश्य के लिए ही किसी व्यक्ति की निजता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और तीसरा, हस्तक्षेप की सीमा ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होनी चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है हस्तक्षेप करने की, निजता के ऊपर प्रतिबंध लगाने की, उतनी ही सीमा के अंदर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उस सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रक्रियागत गारंटी होनी चाहिए। तो ये डिसीजन दिया गया और इस डिसीजन ने कहीं ना कहीं निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे स्थापित भी किया है, और इस निजता के अधिकार ने बाद के आने वाले जो डिसीजंस हैं उनको भी बड़े स्तर पे प्रभावित किया, क्योंकि जब व्यक्ति की गोपनीयता, व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा तो उससे काफी सारे निर्णय प्रभावित भी होंगे, जैसे नवतेज सिंह जोहर वाद हो गया, या अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार इत्यादि में निजता के अधिकार के आधार को जो है प्रयोग किया गया। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा। ये मुद्दा फिर से चर्चा में इसलिए था क्योंकि श्री के.एस. पुट्टा स्वामी जी का देहांत हुआ है अभी हाल ही में, और ये वाद एक क्रांतिकारी वाद है ना, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को इस वाद ने फंडामेंटल राइट बनाया। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहता है, और साथ ही मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आर्टिकल 21 अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप
P2I फाउंडेशन बैच, यानी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। दिवाली सेल चल रही है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 26,999 में मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म 2027-28 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना चाहिए लॉन्ग टर्म बैच से। इसमें बेसिक की तैयारी पहले कराई जाएगी, फिर एडवांस लेवल की 3 साल का एक पूरा का पूरा वैलिडिटी होगी आपके इस कोर्स की। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, LD Live कोड का प्रयोग कीजिए। मात्र 32,999 में पूरा बेसिक टू एडवांस। ध्यान रखना, इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है। इसके साथ ही 2025 में भी अटेम्प्ट देना है और तैयारी में कुछ कमी लग रही है तो फास्ट ट्रैक बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मात्र 215 दिनों में LD Live कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 17,999 में। साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।